हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। तो इसके पहले 2-3 वीडियो में हमने शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों की, उसके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ और उनके उत्तराधिकारी, फिर हमने शिवाजी का राजनीतिक जीवन और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों पर 2-3 वीडियो में बात कर ली थी। तो आज हम देखने वाले हैं शिवाजी के शासनकाल की और मराठों के समय में उनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो यह महत्वपूर्ण है किसी भी मराठों के लिए भी। उनकी चौथ और सरदेशमुखी और मिरासदारी या फिर मोकासा, ये सब जो भू राजस्व उनकी व्यवस्था से जुड़े वो हैं तत्व, ये महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम इन्हीं के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करें तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। यानी कि दक्षिण में मलिक अंबर जो था उसने अहमदनगर में जिस भू राजस्व व्यवस्था का अपने शासन में उसने चलाया, जैसी भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी, ठीक उसी तरह उसी पर चलते हुए शिवाजी ने भी अपनी भू राजस्व व्यवस्था को चलाया। तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था आधारित थी। तो इसमें पहला तथ्य है कि शिवाजी ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था को मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर चलाया। तो अब मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो मलिक अंबर ने अपने साम्राज्य में अहमदनगर में भू राजस्व वसूलने के लिए किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया और करों की जो दर थी उसको काफ़ी हद तक कम किया, जिससे कि किसानों को फ़ायदा हुआ। और भू राजस्व के लिए जो लगान अदा करने के जो बिचौलिए रहते थे, यानी कि जमींदार, खूत और मुकद्दम, तो उनको बीच से हटा दिया, जिससे कि जो भी भू राजस्व अदा करना होता था तो सीधे किसान राजा को यह अदा कर सकें। तो यह व्यवस्था किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद थी। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि ब्रिटिश काल में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में चलाई गई और बम्बई में भी, उसमें काफ़ी सराहा गया और उसने किसानों के आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में काफ़ी मदद की थी। तो ठीक उसी तरह से मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर शिवाजी ने भी अपने यहाँ उसको चलाया। तो मलिक अंबर क्योंकि इसमें आया है तो हम थोड़ा मलिक अंबर के विषय में जान लें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जो चौथ और सरदेशमुखी जो सबसे अहम है, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर जैसा कि हमने बताया ही कि वह अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। अहमदनगर का प्रधानमंत्री। अहमदनगर यानी कि जो निजाम शाही अहमदनगर के राज्य थे, तो उन्हीं के अधीन मलिक अंबर उनका प्रधानमंत्री था। और इसने निजाम शाही राजा मलिक अंबर के समय नाम मात्र के शासक थे, पर वास्तविक जो शक्ति है वह मलिक अंबर के ही हाथ में थी। तो मलिक अंबर जो था यह आया था यूथोपिया से एक गुलाम के रूप में मलिक अंबर को यहाँ लाया गया और अपनी योग्यता के बल पर उसने प्रधानमंत्री पद तक का सफ़र किया। और कहते हैं कि मलिक अंबर जब तक रहा उसने निजामों की जो गिरती हुई सत्ता थी, अपनी सूझबूझ और अपनी भू राजस्व व्यवस्था से काफ़ी हद तक उसने ऊंचा उठाया। और मुग़लों से अहमदनगर को जो उनके साथ संघर्ष था उसमें भी मलिक अंबर ही था जिसने जहांगीर के समय
उनसे काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। और जब तक वह रहा अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति से उसने मुग़लों को काफ़ी पीछे धकेल दिया था। तो इसलिए मलिक अंबर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दक्षिण में हमें दिखता है। तो मलिक अंबर आया तो इथोपिया से है एक गुलाम के रूप में, पर वह प्रधानमंत्री पद तक का सफ़र करता है, वह प्रधानमंत्री बनता है। और मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर को दक्कन में दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। दक्षिण भारत का टोडरमल। तो मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है क्योंकि टोडरमल ने जैसी जब्ती व्यवस्था अकबर के समय में चलाई थी और जिससे अकबर को और मुग़ल साम्राज्य को बहुत फ़ायदा हुआ था, तो उसी की नकल करते हुए मलिक अंबर ने भी अपने यहाँ ठीक उसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं भू राजस्व व्यवस्था में सुधार की चलाई, खास करके जिससे किसानों को फ़ायदा हो और भू राजस्व के जो लेन देन है वह किसानों से सीधा संपर्क रहे और फसलों को नुकसान होने पर किसानों को जिससे कुछ राहत भी मिले। तो इस वजह से टोडर मिल भी अकबर के समय में काफ़ी प्रसिद्ध था और वही दक्षिण में मलिक अंबर ने भी किया और ठीक उसी तरह की व्यवस्थाएं शिवाजी ने अपने शासनकाल में अपनाई। तो मलिक अंबर के विषय में एक दो महत्वपूर्ण बातें और हैं, जैसे कि मलिक अंबर दक्षिण में गोरिल्ला युद्ध नीति का जनक माना जाता है। गोरिल्ला युद्ध नीति का जनक। मलिक अंबर दक्षिण में गोरिल्ला युद्ध नीति का जनक माना जाता है और इसी गोरिल्ला युद्ध नीति को मराठों की भाषा में या मराठी में इसको बर्जीगिरी भी कहा गया है। यह भी पहले पूछा गया है कि बर्जीगिरी क्या है, तो बर्जीगिरी गोरिल्ला युद्ध नीति है जिसे दक्षिण में मलिक अंबर उसका प्रणेता है और उसने ही मराठों को इस युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया। और सही कहें तो मुग़लों से लड़ने के लिए मलिक अंबर ने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी उसे मराठों को बहुत फ़ायदा हुआ और इस गोरिल्ला युद्ध नीति को शिवाजी ने भी सीखा और शिवाजी फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम ने इस युद्ध नीति को बहुत सफलतापूर्वक चलाया और इसे एक नई ऊंचाई तक ले गए। तो यह जो गोरिल्ला युद्ध नीति है इसे ही बर्जीगिरी कहा गया है। और मलिक अंबर के बाद शिवाजी और बाजीराव प्रथम दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति का सबसे सफल प्रयोग किया था। तो ये तो हो गया मलिक अंबर के विषय में। तो हम भटके नहीं हैं, हम आज जाएंगे तुरंत ही शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था पे, क्योंकि मलिक अंबर आया था तो मैंने सोचा उसके विषय में जानना ज़रूरी है। क्योंकि इतिहास में खास करके अगर आप यूजीसी नेट और अन्य विषयों की तैयारी करते हैं तो सिलेबस मध्यकालीन इतिहास में लगभग हर जगह से उसमें शामिल ही है। तो दक्षिण में भी खास करके इससे तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हमने इसको देखा। तो मलिक अंबर के विषय में एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमने बताया कि यह जहांगीर का समकालीन है। तो मलिक अंबर जो है यह जहांगीर का समकालीन है। जहांगीर का समकालीन है और जहांगीर से इससे संघर्ष बहुत व्यापक हैं, क्योंकि जहांगीर हमेशा दक्षिण में अहमदनगर की इससे कब्जा करने के लिए मलिक अंबर से लगातार जूझता रहा। लेकिन जब तक मलिक अंबर जिंदा रहा तो जहांगीर उससे सफल नहीं हो सका और हमेशा वह चाहता था कि वह मलिक अंबर को ख़त्म कर दे और अहमदनगर पर कब्जा कर ले। लेकिन जब तक मलिक अंबर जिंदा रहा उसने जहांगीर के इस स्वप्न को साकार नहीं होने दिया। और यही वजह है कि एक चित्र जो बहुत फेमस है जहांगीर के शासनकाल में बना अबुल हसन द्वारा बनवाया गया, जिसमें दिखता है कि जहांगीर एक मलिक अंबर के सर को तीर से मार रहा है, यानी कि वह अपने चित्र में ही खुश हो रहा है मलिक अंबर को मारते हुए। तो ऐसा एक चित्र अबुल हसन ने बनाया था जिसे मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर का चित्र कहा जाता है। तो इससे यह दिखता है कि जहांगीर मलिक अंबर से कितना परेशान था। तो ये बातें तो हो गई मलिक अंबर के विषय में। और अब इसमें टोडरमल है, तो
टोडरमल के विषय में हम एक दो बातें जैसे हमने बताई कि टोडरमल का जीवन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से। उसका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में और वह अपनी योग्यता से पहले शेर शाह का वित्त मंत्री रहा और फिर उसके बाद शेर शाह के शासनकाल में भी उसने भू राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए। जो शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था है उसी को बाद में अकबर ने कई सुधारों के साथ लागू किया। तो टोडरमल ही था जिसने शेर शाह के समय और बाद में फिर अकबर के समय भी जो जब्ती प्रणाली है उसे ही टोडरमल ने ही लागू किया था। तो टोडरमल के जीवन की शुरुआत सीतापुर से हुई। वह पैदा हुआ सीतापुर में, सीतापुर उत्तर प्रदेश। तो पहले वह शेर शाह फिर बाद में अकबर के समय वह वित्त मंत्री रहा और भू राजस्व व्यवस्था में कई अहम सुधार किए। फिर टोडरमल ने कहा जाता है प्रयागराज दारागंज में एक किला बनवाया था जो काफ़ी फेमस था। और टोडरमल का जो मकबरा है वह पंजाब में सरहिंद के आसपास कहीं एक जगह है, वहीं पर टोडरमल का मकबरा है। तो टोडरमल यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पहले पेपर देखे हैं तो उसमें पूछा गया है कि टोडरमल के नाम से एक भू राजस्व से संबंधित कोई एक उसी के नाम पर कुछ बनाया गया है और साथ में उसका जन्म स्थान भी और उसका मकबरा भी। तो ये तो जन्म हुआ था सीतापुर में और टोडरमल का मकबरा जो है मकबरा पंजाब में सरहिंद के पास कहीं है। तो ये तो हो गया अब मलिक अंबर के विषय में काफ़ी बातें। फिर हम वापस आते हैं शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था पर। तो मलिक अंबर पर हमने लगता है ज़्यादा समय लगा दिया। फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था पर। तो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले उसने अन्नाजी दत्तों के अधीन समस्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जो अहम है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और वैसे तो नहीं पूछा गया है पर ये तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन समस्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया। तो अन्नाजी दत्तो जो है उसी ने शिवाजी के शासनकाल में समस्त भूमि का सर्वेक्षण किया। तो है ये पूछा गया है पहले। दूसरा कि शिवाजी के शासनकाल में करों की जो दर क्या थी, तो करों की दर जो है यह भी बहुत ज़रूरी है। तो शिवाजी के शासनकाल में जो करों की दर है वह 2/3 या फिर 40% भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व करों की दर थी 2/3 या 40%, यानी कि किसानों से 40% भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो 2/3 कहें या फिर 40% ये है। और उसके बाद अब हो गया करों की दर और साथ में ये, और ख़ास करके जो भूमि की माप है वह जरीब या फिर काठी से मापी जाती थी। जो भूमि का सर्वेक्षण है उसको जरीब या फिर काठी से भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। कहीं लिखा था इसे मराठी में कुटही भी कहा गया है। ये भूमि मापक यंत्र, भूमि इससे माप होती थी। भूमि माप के लिए जरीब या फिर काठी या फिर कुटही का प्रयोग किया जाता था।